बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अहम खबरें हैं और ख़ास तौर पे पस पर्दा जो कुछ हो रहा है वो क्या था, और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ साहब ने आमादगी किन वजूहात की बुनियाद पर की थी कि नवाज़ APC में शिरकत करनी है, क्योंकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बड़े अरसे से पेंडिंग चली आ रही थी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए तैयार नहीं थी। वो किस बात का इंतज़ार कर रही थी और वो क्यों बार बार अवॉइड कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब भी पल्लू नहीं पकड़ा रहे थे, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आ रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके पीछे पीछे थे। लेकिन फिर आनन फानन ऐसा क्या हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब APC में शरीक भी हुए और उन्होंने एक तकरीर भी की, और उस तकरीर की बुनियाद पे उनके जो हम ख्याल हैं, लाइक माइंडेड, उनके फ्रंट मैन जितने भी जैसे शोबे में मौजूद थे, उन्होंने बड़ी बगलें बजाईं। उन्होंने कहा कमाल कर दिया जनाब, इनकलाब की नवीद सुनाई गई और कहा गया कि बस अब एक आध दिन, एक आध हफ्ता और ये सब कुछ समेट दिया जाएगा। फिर मुलाकातों का भी तस्करा हुआ और अभी नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की है और तवील तरीन ट्वीट की है, और इस ट्वीट को भी आपसे शेयर करते हैं और कैसा रहा वो भी आपको बताते हैं और मुस्तकबिल कैसा होगा वो भी आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल तरीन सियासतदान जनाब शेख रशीद साहब, और ऑलराउंडर हैं, आजकल बहुत तंग कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं और APC के बखिए भी उधेड़ रहे हैं। तो देखते हैं जनाब शेख साहब हमें क्या बताते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबिर। सर क्या हाल है, खैरियत है? शुक्र अल्लाह का साबिर शाकिर साहब। आज सर शेख साहब आज फिर आपने एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताया। पहले मैं आपको नवाज शरीफ साहब का ट्वीट सुना दूं, अभी थोड़ी देर पहले आया है और इसकी ज़रा वो फरमाते हैं कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज को अपने हल्फ की पासदारी याद करवाने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी और उसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। शेख साहब। सर जी, मसला ये है, ये खुद लोग इस GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। मैं क्या कह के थक चुका हूँ। ये डारचेस्टर होटल के नीचे गाड़ियां शिनाख्त कर रहे थे जब जनरल जिलानी ने इनको फोन किया कि जनाब आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के मिनिस्टर हैं। और अब मैंने जो बात की है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर कल आप मुझे लें ताकि मैं देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं। मैंने तो देखें, जब इंग्लिश अखबार में एक स्टोरी छपी कि फिर मुझे उन्होंने पूछा, मैंने उनको कहा भी मुलाकात हुई है, इसमें क्या हर्ज है आर्मी चीफ से मिलना जी? क्या जियाउल हक ने तो कहा मेरी जिंदगी भी नवाज शरीफ को लगे, उसने जाजुल हक के लिए दुआ नहीं की। और अब ये अपने आप को क्या बताना चाहते हैं? जो पाक फौज का दुश्मन है, अगर अदालत में आए तो ये बीमार है जी, अदालत के लिए बीमार है, और फौज के खिलाफ तकरीर करनी हो तो ये खूंखार है। ये मोदी और जंदाल के यार और ये सारे जो है रॉ के अंडर इन्फ्लुएंस लोग पाकिस्तान के लिए मसले पैदा करना चाहते हैं। मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। मैंने तो, ये ठीक है कि मैं एक पार्टी का लीडर हूँ, लेकिन एक पार्टी का लीडर ये, इसका मतलब ये नहीं है सारी कौम मेरी आवाज सुनती है। मैं इसमें कोई शक नहीं है, बार बार मुझे कह रहे हैं मैं एक पार्टी का लीडर हूं। मैं अकेला ही तुम्हारी 11 पार्टियों के लिए काफी हूं। मैं अकेला ही इन 11 पार्टियों को लंबा डाल दूंगा। निकले से ही ये दें इस्तीफा, हम इलेक्शन कराएंगे। दें ये इस्तीफे, दें इस्तीफे, हम वहां इलेक्शन कराएंगे। इन्होंने ढोंग रचा रखा है, ना इन्होंने इस्तीफे देने हैं, ना इन्होंने धरना देना है, ना इन्होंने कभी भी अदम एतमाद लाना है। इन्होंने जलसा जुलूस करने हैं
अब आप देखें 3 दिन में क्या हुआ है इनको। बिलावल कहता है मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां शेख रशीद होगा। भाई मैं तो मेजबान ही नहीं था वहां पे, मुझे तो खुद किसी ने बुलाया। मैं अब इनके सूरत हाल देखें कि 2 दिन में इनको पसीना आया हुआ है और तरह तरह की हर कोई बातें कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने भी, ये जितना ट्विटर जारी होता है ये लाहौर से जारी होता है। ना नवाज शरीफ के पास ऐसा सिस्टम है ना कोई बात है, ये सब लाहौर में बना हुआ है इनके तय खानों में। शेख साहब और जुबैर जी एक बात ये बताएं, जुबैर साहब की बात आपसे बाद में पूछते हैं। ये जो बात है नवाज शरीफ साहब ये क्या नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान से हम राब्ता नहीं रखेंगे, सीपा सलार से राब्ता नहीं करेंगे, जो कौमी सलामती के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे राब्ता नहीं करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे, जबकि ये खुद लंदन में और इनके लीडर यहाँ पे मौजूद इस्लामाबाद और लाहौर में गैर मुल्की सिफारतकारों से भी ये मिल रहे हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के नुमाइंदों से भी मिल रहे हैं, अजीत डोवल से के को ये खुफिया पैगामात पहुँचाते रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ये खुफिया मुलाकातें करते रहे हैं। ये क्या बयानिया है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ सियासतदान और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के सियासतदान बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और अगर ये पॉलिसी लेके आते हैं तो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल बता दें और इस बयानिए का ज़रा पस मंज़र बता दें। देखें, गुजारिश ये है कि ये जमहूरियत के दुश्मन है और इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट है। अजमल कसाब का एड्रेस भी इन्होंने बताया था। अजमल कसाब का राइटर को एड्रेस, अगर नवाज शरीफ साहब ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो नवाज शरीफ साहब, मैं गलत इल्जाम नहीं लगाता, आपने राइटर को अजमल कसाब का एड्रेस दिया था। आप वो सियासत करने जा रहे हैं कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अब आपका खेम तमाम हो गया, आपने अपनी सियासी गला खुद दबा दिया, आपने अपना जनाजा जो है सियासी खुद निकाल लिया। अब आप कोशिश कर रहे हैं जनाब के फौज के खिलाफ। इस मुल्क में अवाम जिस पार्टी और जिस सियासत में भी हो वो फौज के साथ है, वो एहतराम है उनका। ये वही फौज है जिन्होंने कोरोना हो, टिड्डी दिल हो, सैलाब हो, कोई अल्लाह की तरफ से अजाब हो, हमेशा उसके लिए साथ खड़े हुए हैं और अल्लाह के साथ कौम की मदद की है, अल्लाह की मदद के साथ। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, मैं यहाँ किसी जगह पे आया हूँ तो मैं फिर इंशाअल्लाह आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ये जलील और रुसवा होंगे और इंशाअल्लाह ताला साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। पाकिस्तान का झंडा आगे लेके चलना है और पाक वाला फौज की जो कमिटमेंट है, जो पाक अफवाज ने और एजेंसीज ने इस मुल्क की खिदमत की है, उसका आलम हमने बताया। चौधरी साहब आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। जी शेख साहब, ये नवाज शरीफ का जो बयान है उस दिन 1 घंटे से ज्यादा, उसका तो लुबे लुबाब ये है कि ये मरियम जो है हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर्रहमान नवाज शरीफ की शक्ल में हिंदुस्तान उतना मोदी और उसकी फौज जो है पाकिस्तान के खिलाफ नहीं काम कर रहे जितने ये कर रहे हैं। इन लोगों के चमचे और गुमाश्ते जो हैं वो यहाँ दंदलाते फिर रहे हैं, तो इनके गले में रस्सा क्यों नहीं डाला जाता? इंशाअल्लाह पड़ेगा चौधरी साहब, आपकी दुआएं साथ होंगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये कहता था कि मैं आसफ जरदारी को घसीटूंगा, कौम इनको मजम्मत करेगी और कौम इनको जलील और रुसवा करेगी। आप देखते जाएं, थोड़े हफ्ते इंतजार करें। इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया, 4 महीने का मैंने भी टाइम दिया। इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान की फौज एजेंसियों से टकराएगा वो जलील और ख्वार हो जाएगा। थैंक यू सर। इंशाअल्लाह। ओके सर, ये थे, वो जल्दी में थे जी बिल्कुल जल्दी में थे जी। शेख साहब थे, चौधरी साहब। एक मैं और बात तो ठीक करके ना, जी हाँ, निकल जाती हो जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकी है मसलियात बी से वो रिंद बादा खार। अच्छा, तो शेख साहब ने कोई लगी लिपटी तो नहीं रखी। एक और बात साबिर शाकिर साहब, मुझे आप एक जवाब दें जी कि आया, मैं तो आज ये पढ़ना चाहता था कि नवाज शरीफ साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उसके बाद यानी ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और उसके बाद जनाब मोहम्मद जुबैर उमर और दूसरे जो हैं, इन तमाम को पार्टी से निकाल दिया है और इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है और इनका कोई ताल्लुक नहीं है नवाज शरीफ और मरियम से। मेरा तो ख्याल था ये करेंगे, लेकिन जब आप गली गली महल्ले होके देंदे फिर हो, सानू बचा दो, सानू बचा दो, सानू बचा लो, सानू बचा लो, जब इनकी कोई बात सुनता नहीं है तो फिर
ये फिर असी वडांगे, असी असी यह करांगे, असी वो करांगे। तुमने जो करना कर लो। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत एक है, और जो दुश्मन के गमाते हैं, एजेंट हैं और उनकी जुबान में गुफ्तगू करते हैं, उनका सर कुचला जाएगा, किसी को पसंद आए या ना आए। शेर रशीद ने बात पहले नहीं शुरू की थी, इन लोगों ने बाहर कहानियां फैलाई थी, यानी गिलगित बल्तिस्तान कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि उधर ये हो गया, उधर वो हो गया। और फिर ये भी इन्हीं के गमाश्ते ने एक खबर दी थी कि एक इनका नुमाइंदा 2 दफा पहले मिला है। ये आपने पढ़ा, मैंने आपको जिक्र किया था अपना से, चॉइस यानी साहब, मैं गलत वाय वॉक चॉइस साहब सुने मेरी बात। मुझे तो अच्छा, एक तो इनकी जो नवाज शरीफ की जो है ना जी सारी पॉलिटिक्स, इनको निकाल दिया सारों को नवाज शरीफ ने। ये नहीं, उनको निकाला नहीं है। उसकी रीज़न है कि वो निकालेंगे तो उल्टा वो इनको पड़ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। एक तो जो मिसाल इन पे सादक आती है वो है अल्ताफ़ हुसैन की। अल्ताफ़ हुसैन और नवाज शरीफ दोनों की मिलती जुलती मिसालें हैं। उन्होंने भी दहशत गर्दी की इंतहा की हुई थी और नवाज शरीफ साहब ने मुआशी दहशत गर्दी की इंतहा की है, और वो भी लंदन से हिदायत जारी करते थे और अब ये भी लंदन से हिदायत जारी करेंगे। वो भी लंदन में बैठ के क्राइम करते थे और अब ये भी लंदन में बैठ के क्राइम करेंगे। उनके भी लाओ लश्कर जो है वो लंदन में सियासी पनाह लिए हुए था, इनका लाओ लश्कर भी लंदन में सियासी पनाह लिए हुए है। अब ये जिस नहज पे चले गए हैं, अब मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून लंदन ये एक रजिस्टर होने वाली है और एक मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान जो साहब ये बड़ा एक बहुत बड़ा एक आने वाला है ब्रेक, और ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ब्रेक आएगा। और ये जो नून है ये मेरा ख्याल है कि अब पार्लियामेंट, मेरी अपनी कुछ लोगों से बात हुई जो कि मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका ये कहना है, मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ अगर कोई तरदीद करे तो, उनका ये कहना है चौधरी साहब कि नवाज शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठ के जो कुछ कर रहा था, अब नवाज शरीफ वही कुछ उसी नैरेटिव को लेके अब नवाज शरीफ कर रहा है। और हमने तो यहाँ रहना है, हमारी यहाँ पॉलिटिक्स है, हमारी इंतखाबी सियासत है, हमारा ओढ़ना बिछोना यहाँ पे है। तो ये जिस लेवल पे खुद जाना चाह रहा है और ये बाहर जिन जिन लोगों से मिल रहा है, अब वो जमा का सीगा भी इस्तेमाल नहीं करते नवाज शरीफ के लिए, और वो कहते हैं कि जिन हमारे तो बहुत जल्द हम एक लह अमल का ऐलान करेंगे। इनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, मैं आज खबर दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रख लें। और ये कब मैच्योर होता है ग्रुप, ये कब मंजर आम पे आता है, बहुत बड़ा ग्रुप जो कि बाकायदा तौर पे ऐलान करेगा कि नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हैं, हम उनको ना अपना कायद मानते हैं, ना इस जमात का रहना चाहते हैं। अब शहबाज शरीफ का इंतज़ार किया जाएगा जी उस वक्त तक कि शहबाज शरीफ साहब डिसोन करते हैं या नहीं करते नवाज शरीफ की इस स्टेटमेंट को, मरियम बीबी की स्टेटमेंट को, जो वो फ़ौज के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ जो एक नया नैरेटिव बाकायदा तौर पे ये तरतीब दे दिया गया है, तश्कील दे दिया गया है, और इसमें इनके आला दिमाग और बैरूनी अनासर भी शामिल हैं। और लंदन में जिन जिन लोगों से इनकी मुलाकातें आजकल हो रही हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो तो हो गया डिस्क्रेडिट जॉय साहब, ये मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने उसको रखा हुआ था वहाँ पे, अब वो भी उसको लुक आफ्टर करने के लिए तैयार नहीं है। और नवाज शरीफ उनके लिए कब डिस्क्रेडिट होगा, इसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे पास ये खबर है कि अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 4 महीने के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नून लंदन एक अलहदा होगी और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान एक अलहदा आएगी, और ये एक डिवीज़न होने जा रहा है। मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, और ख़ास तौर पे इस ट्वीट के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अफवाज पाकिस्तान है और अफवाज पाकिस्तान के ये इदारे हैं। पर साबर शाकिर साहब, वो आपकी खबर बड़ी अहम है और शेख साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसके 2 प्री रेक्विजिट्स हैं, 2 बुनियादी शराइत हैं।
एक जो बंदा जो भी इस ग्रुप का लीडर हो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात से यानी 100% उनके लिए जिंदगी और मौत के लिए तैयार हो। एक तो ये बात है। उसके बाद उसके हाथ साफ हो। अब शहबाज शरीफ का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी हद तक यानी सॉफ्ट पैडलिंग तो करते हैं और मियाँ साहब की पॉलिसियों से अंदरूने खाना डिसएग्री करते हैं, लेकिन एक तो उनके हाथ साफ नहीं है। बिल्कुल इतना सही। मटेरियल उनके और उनके खानदान के ऊपर आ गया है और अभी पाइपलाइन में आता जा रहा है। जो नवाज शरीफ और इसहाक डार का हाल है इनका भी इससे कम नहीं है। जो इस आसिफ जरदारी का और बिलावल का हाल है उससे इनका भी कम नहीं है। तो कोई ऐसी लीडर जैसे राजा मोहम्मद जफरुल हक है, मैं ऐसे मिसालन कह रहा हूँ और बड़े होंगे, वो हो जो जिस पर उंगली ना उठाई जा सके और जो चोरों चक्कों को अपनी सफ़ों में बर्दाश्त ना करे। ये क्या ज़रूरत है। जिस तरह इमरान खान एक आगे बढ़े हैं तो ये सफ़र और आगे जाना चाहिए, पीछे फिर गंद की तरफ नहीं गिरना चाहिए मुल्क। अच्छा, मैं अगली बात भी जज साहब अगली बात भी बता दूं। शहबाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने जो एक ड्रामा शरामा किया हुआ था एक मसलहत पसंदी वाला, शहबाज शरीफ साहब का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये बात ज़हन में रख दें, निकाल दें, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, जो सब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहे थे और हमारे पास शॉर्ट्स भी हम चलवा चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल को कह रहे थे कि नहीं आप, और वो कह रहे थे आप। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। पसे पर्दा क्या हो रहा था? पसे पर्दा ये मिन्नत तरला प्रोग्राम चल रहा था, माफियाँ तलाफियाँ मांगी जा रही थीं और वो था ब्लफ, सारा कुछ ब्लफ था। वो मांगा जा रहा था और उर्फ़ आम में जिसको एनआरओ कहते हैं वो मांगा जा रहा था और मिन्नतें ये की जा रही थीं कि हमें मुआफ़ कर दें, हम ताबेदार हैं, हम ताबेदारी करेंगे, हमसे जो गारंटी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, तहरीरी तौर पे देने के लिए तैयार हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के पैगामात, कोई दर नहीं इन्होंने छोड़ा। अगर हम एक एक दर का जिक्र करना शुरू कर दें जो नवाज शरीफ साहब की इस ट्वीट से मुतासर हों या जो उन्होंने जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तकरीर की है, उस तकरीर का पस मंज़र चौधरी साहब ये था कि जब तमाम दरवाज़ों से इनको शटअप कॉल मिली, शटअप कॉल, फिर ये कहेंगे लफ्ज़ सख्त है जी, पहले भी एक दफ़ा इनको शटअप कॉल मिली थी और वो जनरल राहील शरीफ साहब के ज़माने में मिली थी। शहबाज शरीफ साहब ने उसका बड़ा गिला किया था कि जनाब ये इस तरह की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इस बार भी शटअप कॉल मिली है। उस शटअप कॉल मिलने के बाद ये ट्वीट आया है, क्योंकि ये तो जाते हैं जनाब, जब इनको पता चल गया कि हमारी जो माफ़ियाँ हैं वो भी कबूल नहीं की जा रही और हम जो कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हैं वो भी कबूल नहीं किया जा रहा। तो दूसरी चीज़ ये है चौधरी साहब, अगली खबर मैं आपको बता देता हूँ। ये नवाज शरीफ साहब के ज़रा शॉर्ट सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब का शॉर्ट सुनवाइए जी। हमारा हदफ इमरान खान नहीं है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। फिर वो कहते हैं जी हमारा मुकाबला किससे है, ये ज़रा उन्होंने इलेक्शन कैंपेन और अपनी नाअहली के बाद बताया था, ज़रा सुनाइए जी। मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती, उसके साथ है मुकाबला। खलाई मखलूक नजर नहीं आती, तो लिहाजा जो खलाई मखलूक है, जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से। अब उसका मुकाबला जो है वो जमीनी मखलूक से जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है और जमीनी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। ज़मीनी मखलूक के जो कायद हैं जी वो तो लंदन जा चुके हैं और पहले भी एक मफरूर दहशतगर्द मुजरिम ने लंदन में बैठ के
पाकिस्तान को गालियां भी दी, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश भी की और कराची को क्या कहना चाहिए खून में नहलाने की धमकियां दी। और उन्होंने बलोचों से भी मदद मांगी, उन्होंने पख्तूनों से भी मदद मांगी। ना बलोच भाइयों ने कोई मदद की, ना पख्तून भाइयों ने मदद की। और बिल आखिर आज वो एक मफरूर आदमी है, मुजरिम आदमी है, दहशतगर्द है, वो लेबल उस पर लग चुका है अल्ताफ़ हुसैन पे। और ये लेबल जो है ये आप पे भी बहुत जल्द लगने वाला है, बल्कि तस्दीक होने वाली है। ये पूछता हूँ, ये अपने बंदों को निकालते क्यों नहीं? ये बंदे चौधरी साहब, आप बंदे इनको निकालेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। खबर ये है, उलट खबर है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इनको निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून लंदन ये बनेगी, मुस्लिम लीग नून लंदन ये अकलौते जो हैं बाकी, क्योंकि फैमिली तो सारी उधर मौजूद है ना जी, वो सारे उसको लेके आगे बढ़ेंगे। वो पार्टी अहदेदार भी पूरे हो जाएंगे उधर और वहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो सकती है, क्योंकि जिनका नैरेटिव बेच रहे हैं वहाँ पे इनको लुक आफ्टर किया जाएगा। अब एक और चीज़ है जनाब, ये नैरेटिव कैसे आ रहा है और उसके बाद ये बिल आखिर ये ट्वीट पे क्यों, ये ट्वीट की नौबत क्यों आई, ये हम सारा साबित करने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम बीबी का ज़रा सुनवाइए जी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैं जूते पॉलिश नहीं करती और मैं उसको पूरा समझती हूं। अल्ताफ़ हुसैन का रोड मैप, MQM लंदन का रोड मैप, वो अपने अंजाम को पहुंच चुके। अब चौधरी साहब ये बताएं कि ये हाथ भी जोड़ चुके हैं, ये जूते भी पॉलिश कर चुके हैं और अगर CCTV फुटेज आ गई तो मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। तो ये बताएं कि ये नहीं तो आप साबिर शाकिर साहब, आप इतने वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म पीपल, आप मुझे बताएं कि जिनका कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर, ना कुछ, वो शख्स रात के अंधेरे और दिन के उजाले में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को क्या मिलने लेने जाते थे? ये ज़रा मुझे वो जवाब दे दो। सर, ब्रिगेडियर नियाज मरहूम मकफूर, नहीं, मुझे इसका पहले जवाब दे। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ब्रिगेडियर नियाज मरहूम को सजदे किए गए। कौन सा रिटायर्ड अफसर है जी जो नहीं छोड़ा इन्होंने? ये तो रिटायर्ड, मैं कल भी बता चुका हूँ कि रिटायर्ड जर्नल, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई दर नहीं छोड़ा इन्होंने और ये उसी के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं। एक और शार्ट सुनिए, क्योंकि आज ज़रा एक चीज़ आगे जाके आपको बताएंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ख़बर क्या बनने जा रही है, अंजाम क्या बनने जा रहा है। ये ज़रा सुनिए जी। कभी मेरे जहन में ख्याल नहीं आया कि जी मुझे सज़ा हो जाती है और मैं भीख नहीं मांगूंगा। सुनाइए ना जी। कभी मेरे जहन में ख्याल तक भी नहीं आया कि अगर मुझे खुदा न खासा सजा सुनाई जाती है तो मैं जाके रहम की अपील फाइल करूं या दरख्वास्त दूं। मैं आज भी अगर आती है खुदा न खासा मेरे खिलाफ सजा, मैं किसी से माफ़ी मांगने या रहम की अपील के लिए नहीं जाऊंगा। वो CCTV मौजूद है फुटेज चौधरी साहब के राहील शरीफ साहब की ठोड़ी को हाथ लगाया गया था, ठोड़ी को हाथ लगा के कहा गया था कि मेहरबानी करें। फिर एक और नाम नहीं लेता मैं, उनके घुटने पकड़े गए थे कि देखें मेरी बेटी का मामला है, बेटी की हद तक आप ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, बाकी चलता रहता है। तो ये चीज़ है। तो उस वक्त भी हम यही कहते थे कि इन पे एतबार ना करें और अब मेरा ख्याल है कि एहसास हो गया है कि ये अल्ताफ़ हुसैन की दूसरी शक्ल सामने आ रही है। ये एक और चीज़ है चौधरी साहब, कहते हैं कि मैं क्या डील करूँगा, मैं ज़रा सुनाइएगा जी। और मैं आप समझते हैं कि मैं ये जो कुछ हो रहा है एक डील करके मैं भी उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दूं, अपना अंगूठा उस पर लगा, और फिर सिर्फ इसलिए कि मैं अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लूँ और मैं उनसे बात कर लूँ, उनसे डील कर लूँ, उनसे मैं सौदेबाजी करूँ? मुझे ऐसी वजारत उज़्मा, बल्कि मैं ऐसी सियासत भी करने का कायल नहीं। मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर
बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। जय साहब, ये 2007 का इंटरव्यू है, तो ये किससे डील करके वापस आए थे, मुझे सिर्फ ये बता दें। और किससे डील करके मुल्क से बाहर गए थे, और 10 साल का, और माफी किसने दी इनको? माफी नहीं तो दी गई। जी हाँ, हाँ, ये चीज, मतलब किसको बेवकूफ बनाते हैं। तो सूरत हाल, और जो इनको अभी भी ना ये इनका मुल्क से वफादारियां वो आपने देख ली हैं। फौज पर हमले कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। लूट मार किन्होंने की है? इन लोगों ने की है, जो एस्टैब्लिश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट तक। भाई हमें किस यानी पाकिस्तान के कौम को कौम दी उन जान छड़नी बस कम कर। लेकिन लोग ये तो सवाल करते हैं ना आपसे साबिर शाकिर साहब जी, कि इनको जाली तरीके से एग्जेजरेट करके वो कीमे के नान खा रहे थे, हम इतला दे रहे थे टेलीविजन पर। ये नहीं कि चले गए तो बात कर रहे, हम उस वक्त दे रहे थे जब ये वहां सरसद अस्पताल में 2 कीमे के नान इन्होंने तनावल फरमाए थे। उस वक्त हमने इसी शो में प्रोग्राम में दी थी खबर। तो ये उस वक्त भेजने वाले जो है, मैं तो आप फिर स्पॉट फिक्सर कह के तो अपनी जान छुड़ा लेते। हाँ, तो स्पॉट यानी फिक्सर तो हर जगह इन बैठे पर हैं। मैंने कहा है कि जो आयरन बार पर जो बंदा भी बैठ जाए तो मैं उसका इतबार ना करूं। ये कुछ लोग हैं, इनक्रॉजिबल है, इन पर कतन आप ना करें। भाई हम नहीं चाहते कि आप गलियों और मोहल्लों में फांसियां लटकाएं लोगों को, लेकिन मुल्क के मामले में कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है जज साहब। एक और चीज़ है, ये ज़रा देखें, थोड़ा सा महसूस हो कि ये जब इन्होंने निकलना होता है पतली गली से, और जब इन्होंने ये सारा कुछ करना होता है, एक माहौल बनाना होता है, तो ये निकलते कैसे हैं। और जैसे ही ये किसी जाते हैं कंफर्टेबल जोन में, जब ये देखते हैं कि हम निकल आए हैं कानून की गिरफ्त से, तो फिर उसके बाद क्या हालत होती है। ज़रा वो दिखाना जी कि राहगीर जो है उसने सड़क पार कैसे की थी। ठीक है जी, तो ये चॉइस साहब, इनका हाल ये है कि ये कुछ करते हैं। अब ये लंदन में जाके बैठ गए हैं, अब ये समझ रहे हैं कि हम कानून की गिरफ्त से निकल चुके हैं, और वो जिस गाड़ी वाले ने इसको पार करवाया था अब उसका भी एहसान भूल चुके हैं। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी पॉलिटिक्स की, तो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नैब का आ गया है बुलावा, और मौलाना के बारे में ये है जनाब, नैब का कहना है कि नोटिस हमने बुलाया है उनको, लेकिन मौलाना कहते हैं कि ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। और फिर मौलाना ने बड़ी सख्त गुफ्तगू भी की है, ज़रा सुन लें। तो मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है, और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को खबर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं, और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसे किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे, और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। अकेले फिर मौलाना फजलुर रहमान पेश नहीं होंगे। जमात इसकी सियासी और कानूनी सब पहलुओं का जायजा लेगी अगर नोटिस मिला। जैसा एक तरफ धमकियां भी दे दी और 30 लाख लोगों का मजमा भी बता दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नोटिस मिला तो मैं सियासी और कानूनी हवाले से इसका जायजा भी लूंगा। नहीं तो फिर तो ये सारे जो चोर डाकू और जानी हैं, वो उनको यही चाहिए कि वहाँ के मसल्ला लोग साथ लेके जाके अपना जान छुड़ा लिया करें। भाई आपका ऊपर चार्ज लगा है, अगर कोई लगा हमें तो नहीं पता। अब और सुन ले जी, वो जो कल मरियम नवाज साहबा को गलती से उनके अपने गार्ड का मुक्का लग गया, या यानी व्हाट एवर हैपन, जो आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल, वो वीडियो जो चल रही है जी हाँ। अब उन्होंने उसी से, जैसे पहले पत्थरों के ट्रक भर के लेके आए अपने उधर पजेरों में नैब पर हमला करने के लिए, और वहाँ की उन्होंने सांगबारी,
अब ये सोच रहे हैं कि किसी जगह फायरिंग करवा दें, किसी जगह हमला करा दें और किसी ना किसी तरह ऐसी सूरत पैदा की जाए। ये इन्होंने सीरियसली प्लानिंग की हुई है। 2+2 आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कोई ना कोई करके हरबा तो सिचुएशन पैदा करें, क्योंकि पहले हरबे हो गए नाकाम। और अभी तक ये जो आप कहते हैं मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा मुलाकात, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि नवाज शरीफ की इजाज़त से सारा कुछ हो रहा था और आपको याद नहीं रहता। 6 महीने पहले से आपने, उससे भी पहले 8 कि अब नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं खुद ही बातचीत करूंगा जेल से, जिसने जो बात करनी है वो बराह रास्त मेरे से करे, ना कि मरियम से या शहबाज शरीफ से। इफ यू रिकॉल, आपके पास क्लिप भी पड़े होंगे, 1 से ज्यादा दफा आपने ये बात की। बिल्कुल। तो अब इनका इन्होंने हूं कि दो मेरा हाल उम्मीद नहीं रही, कहानी पे आके दो। ये बात वैसे आपने बहुत जो साहब आपने अपने तजर्बे का सही फ़ायदा उठाया है, और मैं इस तरफ नहीं गया था। मैं ज़रा दोबारा ट्वीट पढ़ता हूँ। ये तो इन्होंने पूरी पिछली सारी जितनी मुलाकातें हुई उन पे इन्होंने मोहर लगाई है, उन पे कबूल कर ली है, उन पे मोहर लगा दी है। ज़रा दोबारा इस पे आते हैं जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये है जनाब के हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें सात पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात, यानी कि चौधरी साहब जो आप कह रहे हैं वो कहते हैं जो माजी में, जो माजी करीब में जो कुछ हो गया, साबिर शाकिर साहब वो जमात का सदर थे शहबाज शरीफ है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होते हैं। भी जान एक आदमी इन बनाया है वो कोई मोतबरी देने ਲਈ, ही कैन नॉट डायरेक्ट द पार्टी, वरना पार्टी भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और बैन हो जाएगी। हाँ ये भी ये अगला काम है कि ये कैसे कह सकते हैं कि आज मैं अपनी जमात, क्योंकि वो अपनी जमात वो लंदन वाली हो जाएगी जी, आज अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ। तो मैं उन दोस्तों के की खिदमत में अर्ज़ करूँगा जो हमारे अपने कुलीग्स भी हैं, फील्ड के लोग हैं, हमारी बिरादरी यानी कि जर्नलिज्म बिरादरी के, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप इस घोड़े पे मज़ीद कुछ ना लगाएं, कोई शर्त ना लगाएं इस घोड़े पे। ये घोड़ा जब भी इसको मौका मिला इसने सौदा करना है और सौदा करके अपनी उनकी, क्योंकि दुख्तर नेक अख्तर इधर हैं, उनको उन्होंने लेके जाना है किसी भी तरीके से। तो ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं, इस घोड़े पे मज़ीद कुछ ना लगाएं। और आज मैं अपनी जमात को हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफ़वाज को अपनी हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी जमात या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। ये चौधरी साहब एक बात ये बताएं कि नहीं, पर ये आप बताएं कि ये मलिक अहमद खान और अता तारिक जो है ये जो मारे फिर रहे थे आपके शहर में, तो ये नवाज शरीफ के इजाजतनामे से फिर रहे थे या शहबाज शरीफ के? सर 100% नवाज शरीफ साहब, 100% मरियम बीबी साहबा के हिदायत पे, क्योंकि ये जो फ़्लाइट्स आती थी वो डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं आती थी। पहले लाहौर से इस्लामाबाद आते थे, फिर इस्लामाबाद से वापस लाहौर जाया जाता था, वहाँ से फिर पैगाम आता था। तो ये सब कुछ मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, तो ये पार्टी को मेरा ख्याल है बैन कराना चाहते हैं कि नई पार्टी बना लें, मरियम लीग। जो साहब इन्होंने नहीं, मरियम लीग नहीं, इन्होंने बचानी है दौलत, इनको दौलत बचानी है। असल मसला ये वो है, नहीं बचनी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि अदालत में इसहाक डार ने तो ले लिया जी, कोर्ट से एक स्टे ले लिया कि जी मैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हूँ, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पे ये लागू नहीं होता। लेकिन दुनिया भर की अदालतें चौधरी साहब, इवन इंडियन अदालतों में भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अगर पाकिस्तानी अदालत का कोई ऑर्डर चला जाए तो वो भी उठा के बाय इख्तलाफात और नेचर अपनी जगह पे, लेकिन वो भी उसको ज़रूर एड्रेस करेंगी। अब अगर नवाज शरीफ साहब को एग्जेक्टिव ऑर्डर जाता है, अगर एग्जेक्टिव का ऑर्डर जाएगा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, उसको तो वो कह सकते हैं कि जनाब मैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हूँ और मुझ पे सियासी इंतकाम का मुझे निशाना बनाया जा रहा है, तो लिहाजा वो अदालत से रुजू करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की अदालत, और वो भी आला अदलिया का नोटिस जाता है, उनकी तरफ से समन जाता है
जो कि शुरू हो चुका है प्रोसेस, वो अगर जाता है और वो पाकिस्तान की अदालती हुक्म जो है वो बरतानिया की किसी अदालत में पेश किया जाता है, तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ सियासी पनाह नहीं मिलेगी। ये वहाँ का एक सिस्टम, ये चीज़ है बड़ी, ये बारीक वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्वीट शीट जो कर रहे हैं, ये उस गिरफ्तारी से बचने के लिए कि मुझे पाकिस्तान के हवाले ना किया जाए, ये सारा कुछ अपना बना रहे हैं मुकदमा। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब यहाँ से किसी ने जाना हो ना, और उसमें हमारी जर्नलिज्म बिरादरी के भी कुछ लोग हैं, एक दो जा भी चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो वीज़ा शीज़ा ना लग रहा हो तो वो पहले अपने 1-2 FIR दर्ज करवाते हैं, कोई 2-4 फायरिंग के भी वाक़यात हो जाते हैं, और उसके बाद वो जैसे ही लैंड करते हैं बरतानिया में, यूरोप में, वो FIR की कॉपी उनके पास होती हैं कि जनाब देखें मेरी जान को ख़तरा है। तो ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब उस आने वाले दिनों को काउंटर करने के लिए सख्त वक्त को पेशबंदी कर रहे हैं, ये पेशबंदी कर रहे हैं जो ये बना हुआ है। ट्विटर अकाउंट आ गया, उसके बाद तकरीर कर दी, तो ये असल में दौलत बचानी है इन्होंने हर हाल में। वो कहते हैं कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो ये चीज़ है, दमड़ी बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। आपको नवाबजादा नसरुल्लाह खान का पता ही होगा कि ARD की तहरीक चली थी, एक तरफ दिन को इजलास होते थे ARD के, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब बहुत सीनियर रहनुमा थे, नवाज शरीफ साहब की जो जेल से और अटक से बाहर रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। बेगम कलसूम नवाज साहिबा दिन के इजलासों में शरीक होती थीं, रात को डीलें कर रहे होते थे और कानो कान किसी को खबर नहीं हुई थी और वो निकल गए थे। और फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का चौधरी साहब तारीखी जुमला है कि जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि जनाब कल तक तो आपके साथ बेगम कलसूम नवाज साहिबा बैठी थीं और जिनके लिए जद्दोजहद कर रहे थे, वो तो आप सबको धोखा दे के निकल गए हैं। तो नवाबजादा साहब ने कहा था कि अपनी गलती का इतराफ़ किया था, बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा कि माजी में मेरी जो रहा है वास्ता वो रहा है सियासी रहनुमाओं से, लेकिन ये पहली दफ़ा मेरा एक ताजर से वास्ता पड़ा था जिसे मैं गलती से सियासतदान समझ बैठा था। तो ये हुआ जनाब। तो चौधरी साहब ये जितने भी इस वक्त ये अपना नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमारे मुतल्लिका इदारे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कब हरकत में आएगी, ये कोई एक्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने भी आखिरी तकरीर की थी और जलाओ घिराव का हुक्म दे दिया था, तो तब हमारे इदारे हरकत में आए थे। तो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी तो शुरू हो चुके हैं। नहीं, पर आपको शेर शी तो अभी कह गए हैं कि हरकत होगी, और अगर इसी तरह जो मुल्क के खिलाफ और फौज के खिलाफ हमले करें और उनके ऊपर आप आंखें बंद रखें और मतलब है उनके खिलाफ कार्रवाई न करें, तो इनकरेजमेंट होती है, फिर मजीद नर्सरियाँ पैदा होती हैं और वहाँ पाकिस्तान दुश्मन लोग जो हैं पैदा और पनपते रहते हैं। वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अब कुछ लोगों को एक दफ़ा आपको मिसाल बनाना पड़ेगा और ये नहीं होगा। और ये अमल चौधरी साहब खबर यही है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और इनका जितना भी ये कच्चा चट्ठा है ये इकट्ठा किया है, ये खा ट्वीट पे हैं या बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब जमा होना शुरू हो गई हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद खबरें। वेलकम बैक नाजरीन। आज जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक अहम तरीन इवेंट हुआ है और ISPR ने इस तरह एहतमाम किया। पाकिस्तान में मुतय्यन सफ़ीर, सफारतकार, दिफाई अताशी और आलमी तंजीमों के नुमाइंदगान ने जी लाइन ऑफ कंट्रोल का विज़िट किया और ख़ास तौर पे इसमें तुर्की के सफ़ीर जो थे एहसान मुस्तफ़ा वो भी मौजूद थे और उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर मौजूद थे और उनको जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त साहब चल रहे हैं जुल्म सितम और इंडिया की तरफ से जो बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, उसके अमली नमूने दिखाए गए जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। ये सारे जनाब उनको दिखाए गए, उन्होंने इसको देखा और चूँकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, वज़ीर आज़म की कल उस पर तकरीर भी है। इससे पहले तुर्क सदर जो हैं तैयब एर्दोग़ान अपनी तकरीर में ख़ास तौर पे मसला कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने जो सब बड़े खुलकर ये बात की है तुर्की के सदर ने तैयब एर्दोग़ान ने कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं होता उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनका हक़ के राय दही इस्तेमाल, हक़ के ख़ुद मुख्तारी जो है
राय शुमारी का हक जो तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक साउथ एशिया में अमन नहीं आ सकता। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोरम्स जो हैं उनकी हैसियत बिल्कुल बेवकूफ़ हो रही है। और फ़लस्तीन के मामले पे भी वो बोले, और इज़राइल को जो तस्लीम किया जा रहा है यकतरफ़ा तौर पे, गैर मशरूत तौर पे, उस पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से इंडिया भी काफ़ी परेशान है और कुछ हमारे अरब मुल्क भी तैयब उर्दगान की तकरीर से काफ़ी सीख पा हैं। तो आज उन्होंने अमली तौर पे जनाब जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, सिफारतकार हैं, दिफाई अटाशी हैं और दीगर लोग थे, उन्होंने देखा और वहाँ पे गुफ्तगू भी की। और चौधरी साहब उन्होंने तस्लीम किया इस बात का कि इंडिया वाकई ये दहशतगर्दी फैला रहा है। और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने भी और तुर्क सफ़ीर ने भी और दीगर ने भी ये अश्योरेंस दिलाई है कि जनाब हम आलमी फोरम्स पे इस मामले को उठाएंगे और अपने अपने मुल्कों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। चौधरी साहब नहीं तो उन्होंने आप खुद देख लिया, आप खुद भी देख के आए हैं जी हाँ। किस तरह लोग शहीद किए गए हैं और जख्मी किए गए हैं, उनके घर तबाह कर दिया है, कारोबार वो कर नहीं सकते, खेती बाड़ी वो करने के काबिल नहीं, रात दिन फायरिंग होती है थ्रू आउट LOC। लेकिन ये मोदी और उसके जर्नैल जो हैं उधर मुंह नहीं करते कि चाइनीज़ जो है वो अब आए अरुणाचल व प्रदेश, वहाँ भी काफ़ी उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और ये कहते हैं जी जब हमारी जान छोड़ दे, इस तरह जान नहीं छोड़ने, उन्होंने कहा पहले कश्मीरियों के हकूक़ देने पड़ेंगे और जो एक्चुअल हमारा कब्जा है और हमारा दावा है उसके मुताबिक आपको LAC और LOC का फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और मर्जी करें। और जो सब आने वाले जो है ना 6 माह में इस रीजन में भी कोई अहम तरीन डेवलपमेंट्स होनी है और उन्हीं डेवलपमेंट्स को सबोटाज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह हम बेनकाब करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।